गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। तो हमारी पेपर 2 की अब आईएसएस में बच्चों सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है? आईएसएस पेपर 2, ठीक है। और जो आज का हमारा पेपर है वो 2023 का है। और मेरे बच्चों जो मेरी सीरीज है वो ए सीरीज का मेरा पेपर है, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? Let 1 0 0 0 1 1 be a random sample from a binomial distribution 1, थीटा। ठीक, तो एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल दिया है 1, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 और वहां से 6 यूनिट का सैंपल लिया गया है 1 2 1 0 0 0 1 1, ठीक है। Then the UMVUE यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछा हुआ है थीटा इंटू 1 प्लस थीटा का। बच्चों जो MVUE का कॉन्सेप्ट है या UMVUE का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से उसको सोल्व करोगे तो थोड़ा मुश्किल है सोल्व करना, क्योंकि समय ज्यादा लग जाता है। और ट्रेडिशनल तरीके से जो डेफिनेशन है, जो लेमन शैफे और राव ब्लैकमेल ने जो डेफिनेशन दिया है MVUE निकालने का, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं कि UMVUE का क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप जो भी पैरामीटर दिया है, जैसे यहां पे पैरामीटर है थीटा, पूछा इसका है थीटा इंटू 1 प्लस थीटा का, उसको छोड़ दिया। थीटा का आप सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालिए। तो इस केस में आपको शायद पता होगा कि बर्नौली के केस में समीशन xi या फिर x बार सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं किसका? थीटा का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी UMVUE होता है वो कंफर्म एक फंक्शन होता है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का। अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब जो भी आप एस्टिमेटर बनाना चाहेंगे उसमें या तो समीशन xi का इन्वॉल्व होगा और या तो x बार का इन्वॉल्व होगा। वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें, सबसे पहले जो आपका पैरामीटर है थीटा, उसका एक आप अनबायस्ड एस्टिमेटर कैलकुलेट करो। ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर कैलकुलेट करना जिसके अंदर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो, ठीक। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं बर्नौली के केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x थीटा के बराबर होता है बाय द रूल एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार भी थीटा के बराबर ही बनेगा, ठीक। तो आपने क्या कर दिया, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर कैलकुलेट कर दिया थीटा का, जो कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का भी एक फंक्शन है, क्योंकि यहां पर x बार सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी था, ठीक। अब आपको थीटा का MVUE नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था थीटा इंटू 1 प्लस थीटा का MVUE। तो कुछ नहीं करना आपको, थीटा का आपने निकाल लिया, इसका आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या मैं ये कह दूं कि भाई x बार अगर एस्टिमेटर है थीटा का, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो एस्टिमेटर तो कंफर्म होगा ही। तो क्या मैं ये कह दूं, कंफर्म गारंटी है कि x बार इंटू 1 प्लस x बार मस्ट बी द एस्टिमेटर ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ दिस वन। ये नहीं कह रहा हूं कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है या UMVUE, ये नहीं कह रहा हूं, बस सिंपली ये इसको एस्टिमेट करेगा, क्योंकि x बार जो है वो थीटा को एस्टिमेट कर रहा है। बस अब कुछ नहीं करना। अब आपको इस पे एक्सपेक्टेशन लगानी है, ठीक, उसको सोल्व करना है और तब तक सोल्व करते चले जाना है जब तक राइट हैंड साइड में ये चीज ना बन जाए। जैसे ही ये चीज राइट हैंड साइड में बनेगी, बाकी सब चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो जो मिलेगा आपको वो अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होगा और वो कंफर्म UMVUE होगा, ठीक। तो किस पे काम करना है? सबसे पहले मुझे हिंट क्या मिला, किस पे काम करना है? इस पे काम करना है। क्यों काम करना है वो मैंने आपको समझाया, ठीक। तो चलिए जी, अब मैं कहां से स्टार्ट करने वाला हूं? मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इंटू 1 प्लस x बार के साथ, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार प्लस
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। भाई आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर एक्सपेक्टेशन ओवरटेक करोगे तो ऐसे मिल जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, अभी आपने मुझे थीटा बताया, प्लस दिस इज व्हाट वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। नाउ दिस इज व्हाट थीटा प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर इज व्हाट थीटा स्क्वायर। ठीक, और बर्नौली के केस में वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। तो वो चीज मैं यहां पुट कर सकता हूं। नाउ दिस इज थीटा प्लस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, वेरिएंस हो गया डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है 6 के बराबर, क्योंकि 6 यूनिट का हमारे पास सैंपल साइज है। नाउ प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है, और जैसा कि मैंने बताया कहां तक सोल्व करना है, जब तक आपको राइट हैंड साइड में ये चीज ना मिल जाए। कैसे सोल्व कर सकते हैं, वेरी इजी मेरे बच्चों, 6 थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 6 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। सिंपल है बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, वेरी सिंपल। अगर आप और इसको फर्दर थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 5 थीटा स्क्वायर प्लस 5 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 6। मैंने फॉर सिंपलिसिटी ऐसा लिखा, क्यों लिखा अभी आपको पता लग जाएगा। ना इसको मैं कैसे लिख सकता हूं मेरे बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं 5 टाइम्स थीटा थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस के थीटा बाय 3। मैंने क्या किया, इसको एक साथ ले लिया और इस वाली चीज को एक साथ ले लिया, तो थीटा बाय 3। ठीक, अब अभी ये चीज किसके बराबर चल रही है, ये चीज चल रही है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इंटू 1 प्लस एक्स बार के बराबर। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहां से मैं रब कर देता हूं। इसको किसके बराबर आ रहा है मेरा, 5 टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस के थीटा बाय 3। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें ना पता हो इस बारे में। अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करें, थीटा बाई 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, थीटा बाई 3 को मैं यहीं पे कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाई थीटा या 1 बाई 3 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, थीटा की वैल्यू मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार डाल दी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इधर लेके आ सकता हूं, मतलब मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 3 is equal to 5 by 6 into theta into 1 plus theta। बिल्कुल सिंपल है, बस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार बाय 3 को मैं इधर लेके आ गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ 6 by 5 मेरा अंदर चला गया ब्रैकेट x बार माइनस x बार बाय 3, तो कितना हो जाएगा 2x बार बाय 3, 2x बार बाय 3 एंड प्लस x बार का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू थीटा इनटू 1 प्लस थीटा। मेरे बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वन इज इक्वल टू ये आया ना, और इसके अंदर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्व है ना, इसका मतलब दिस इज UMVUE ऑफ दिस वन। अब बस आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है सैंपल, उसके अकॉर्डिंग जो x बार बनेगा वो बनेगा 1 + 1 2 3 3 by 6 यानी कि 1 by 2। बस अब इसकी वैल्यू आप बताइए, किसकी वैल्यू आपको बतानी है, 6 by 5 ब्रैकेट 2 into x बार। x बार कितना है 1 by 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x बार का होल स्क्वायर यानी कि 1 by 4। तो कितना आ गया मेरे बच्चों 6 by 5 इंटू ये हो जाएगा 1 by 3 प्लस 1 by 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सिंपल है बिल्कुल, वैल्यू आ जाएगी 0.7। नाउ दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ UMVUE ऑफ दिस वन। तो क्या ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है 0.7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन आप हर चीज को अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करोगे तो वो रटा हुआ माना जाएगा। एक जनरल फिनोमेना पे आपको काम करना चाहिए, वो एक बेटर ऑप्शन होता है एग्जाम के अंदर, और
बिल्कुल भी टिपिकल टास्क नहीं है, एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए खैर, होप तो आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा, ठीक है। क्या कह रहा है? लेट T0 be UMV of theta and T1 is any other unbiased estimator of theta with efficiency 0.64। मतलब T0 जो है MVUE है और जो T1 है वो एक अनदर अनबायस्ड एस्टिमेटर है जो कि लेस एफिशिएंट है T0 से। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी लेस देन 1 है। कितनी है? 0.64, ठीक। Then the correlation coefficient between T0 and T1 is 0.8। आपको ये बताना है क्या ये सही है, और चेक करते हैं। तो अगर T0 मेरे बच्चों एक MVUE है, T1 एक अनदर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, such that efficiency of T1 with respect to T0 बराबर है E के, which is 0.64। तो एक रूल है मेरे बच्चों, the correlation coefficient between T1 and T0 is nothing but under the root of efficiency of T1। तो कितना आ गया? under the root of 0.64, 0.8। now this is my option and yes 0.8 ही उसने बोला है, इसका मतलब पहले वाला करेक्ट है। दूसरा क्या है? let T0 be an MVUE of G theta, T1 is another unbiased estimator with efficiency less than 1, strictly less than 1, then any unbiased linear combination of T0 and T1 will also be MVUE? No, क्योंकि इसका प्रूफ है हमारे पास। अगर T0 MVUE है, ठीक, तो दूसरा कोई हमारे पास अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है जो लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट मतलब जिसकी एफिशिएंसी लेस देन 1 है, तो कभी भी इन दोनों का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन MVUE नहीं हो सकता, ऐसा रूल है। इसका हमारे पास प्रूफ भी है। तो सेकेंड वाला जो है वो गलत है, तो ओनली फर्स्ट वाला इज ट्रू। सो ऑप्शन इज मेरे बच्चों ऑप्शन ए, ठीक है। होप तो समझ में आया होगा। अगर आप गुप्ता कपूर की किताब पढ़ोगे तो सिंपल है, बस एग्जाम में ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए खैर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? क्या कह रहा है? let x1 x2 xn be a random sample from the uniform population। पैरामीटर क्या है? थीटा माइनस हाफ और थीटा प्लस हाफ। थीटा इज एनी रियल नंबर। which of the following statement is or are correct? सबसे पहला x1 xn is sufficient as well as complete। चलिए इस पे बात करते हैं। तो सफिशिएंसी आपको मेरे बच्चों शायद पता होगी। क्वेश्चन क्या है? x फॉलो करता है यूनिफॉर्म थीटा माइनस के हाफ और थीटा प्लस के हाफ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? x लाइज बिटवीन थीटा माइनस हाफ और थीटा प्लस हाफ। आपको पता है जब हम सफिशिएंट एस्टिमेटर जो निकालते हैं, वो जो लेमे का हम इस्तेमाल करते हैं, वो तभी यूज हो सकता है जब रेगुलरिटी कंडीशंस सेटिस्फाई होती है, ठीक। लेकिन यहां पर रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की वैल्यू उसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है जिस पैरामीटर का एस्टिमेटर हमसे पूछा गया है। तो जो फिशर्स न्यूमन क्राइटेरिया है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। एक फिशर्स क्राइटेरिया से हम सफिशिएंसी चेक करते हैं। तो फिशर्स न्यूमन क्राइटेरिया तभी एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ सफिशिएंसी जब रेगुलरिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो इन दिस क्वेश्चन रेगुलरिटी कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हम चीजें क्लास में पढ़ाते हैं कि इस केस में सफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। बिल्कुल वेरी सिंपल मेरे बच्चों। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे बनाइए एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट डॉट xn। तो आपने ऑर्डर सैंपल बना लिया या ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या मैं ये कह दूं कि थीटा माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू x1 and xn is less than equal to थीटा प्लस 1/2। बिल्कुल ठीक है।
थोड़ा सा अगर आप इसको सोल्व करोगे तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 माइनस के थीटा गया, अच्छा x, एक सेकंड, दिस इज x1 प्लस के हाफ और xn माइनस के हाफ, ठीक है। थीटा लाइज बिटवीन दीज टू। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी थीटा की वैल्यू अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर चाहते हैं तो वो वैल्यू कंफर्म इसके और इसके बीच में लाई करनी चाहिए। इसका मतलब थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर जो है दिस इज अल्फा टाइम्स xn माइनस के हाफ प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स x1 प्लस के हाफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। आप कोई भी थीटा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा आप वो लेके चलेंगे। और मेरे बच्चों ये जो प्रोसीजर है ये सफिशिएंसी के लिए भी सेम है और एमएलई के लिए भी बिल्कुल सेम है। एमएलई के लिए 2 मिनट बाद हम बात करेंगे। तो आपने ऐसा एस्टिमेटर बनाया। अब अगर आप इसको गौर से देखें और अपने क्वेश्चन को गौर से देखें, एक्चुअली में तो ये एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रॉपर्टी कंडीशन ऑफ द सफिशिएंसी, अगर आपने अच्छे से किसी ने समझाई होगी आपको, थीटा हैट दिस वन को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक तो चाहिए x1 विच इज मिनिमम ऑफ द सैंपल और एक चाहिए आपको xn विच इज मैक्सिमम ऑफ द सैंपल। इसका मतलब अगर मैं आपको x1 और xn दे दूं तो आप ये चीज खुद से बना सकते हैं। इसका मतलब टू डिफाइन थीटा sufficiently we need only x1 this one and xn, means x1 and xn are jointly sufficient estimator for theta। इसका मतलब है jointly sufficient estimator का मतलब है कि x1 और xn मिलके थीटा को sufficiently estimate कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा आपके सामने बन के आ रहा है। ठीक, अब x1 x2 इज सफिशिएंट या जॉइंटली सफिशिएंट? आंसर है यस है, लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं। अब आप बोलेंगे सुधीर सर कंप्लीट कैसे नहीं है? आज मैं आपको गुरु मंत्र देता हूं कंप्लीटनेस को चेक करने का। कुछ नहीं करना होता। देखिए यहां पे आप क्या कह रहे हैं कि आपको 2 चीजें चाहिए सैंपल से, एक x1 और एक xn, जो थीटा को एस्टिमेट करेगा। कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। किस केस में कंप्लीट होगा? उस केस में कंप्लीट होगा जिस केस में एस्टिमेटर और नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होते हैं, उसमें कंप्लीट होगा कंफर्म। जिसमें सेम नहीं होते उसमें कंप्लीट नहीं होता। जैसे यहां पर 2 है, x1 चाहिए, xn चाहिए। अगर पैरामीटर भी 2 होते तो कंफर्म कंप्लीट होता। पैरामीटर 1 है थीटा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये गुरु मंत्र है एकदम भाई सुधीर सर, किताबों में नहीं लिखी होती बच्चों ये चीजें। एक अच्छा टीचर आपको बताएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होता है कि ये चीजें हम कैसे काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है, ऑब्जेक्टिव जब आप पेपर देने जाते हैं तो ट्रिक ही काम आती है, पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं आता है। तो अगर कल को इन केस कुछ एग्जाम्पल पूछ लिया जाता ना, अब देखिए यहीं पे अगर मैं ये कहता ना x फॉलो यूनिफॉर्म θ1 कोमा θ2, गौर से समझिएगा, θ1 कोमा θ2 2 पैरामीटर हो गए। इस केस में भी x1 और xn jointly sufficient estimator है θ1 एंड θ2 के, एंड दे आर आल्सो कंप्लीट, क्योंकि 2 है और 2 को ही एस्टिमेट भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कंप्लीट। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज नॉट कंप्लीट, पहला पॉइंट। अब दूसरी बारी आती है, दिस इज एमएलई फॉर थीटा। आंसर है यस। उसका रीजन मैं देता हूं। अभी मैंने बताया जब आप एमएलई निकालेंगे इस केस में, जहां पर जो पॉपुलेशन होती है उसी पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो एमएलई का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन के आता है। तो जो थीटा हैट लिखा है वो एमएलई भी है, लेकिन बहुत सारे एमएलई है, क्योंकि थीटा हैट इज दिस वन फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक, अब अल्फा तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपको एक ऐसा अल्फा ढूंढना है जिसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, क्या ऐसा आपको मिल सकता है अल्फा? देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा रीराइट करिए।
थीटा हैट को आप ऐसे लिखिए, अल्फा टाइम्स एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स एक्स 1 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। मतलब एक्स एन वाली टर्म एक साथ ले गया, एक्स वन वाली टर्म एक साथ ले गया, बाकी कांस्टेंट टर्म मैं एक साथ ले गया। तो थीटा हैट मेरा किसके बराबर बना, अल्फा टाइम्स एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स एक्स 1, और यहां पे क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, यहां पे बन जाएगा 1 बाई 2 माइनस के एन। ठीक, अब देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आपको, ये तो चलिए एक ऑप्शन उसने दिया है, अगर कुछ और भी दे दे तो आप कैसे डील करोगे, कुछ नहीं करना। अल्फा की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू 1, अल्फा की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू 1, जो भी इस पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू थीटा हैट कंफर्म एमएलए। देखिए कैसे, अगर मैं अल्फा की वैल्यू डाल दूं 1/2 तो क्या मिलेगा, क्या 1/2 इसमें है, यस, तो इसका मतलब अगर मैं 1/2 अल्फा इसमें डालता हूं जो भी मिलेगा वो एमएलए होगा, यस। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप इसमें डालेंगे तो मेरे बच्चों क्या मिलेगा आपको थीटा हैट मिलेगा xn/2 प्लस x1/2, क्या मिला, xn प्लस x1/2। इज दिस करेक्ट, यस, मैच कर रहा है। इसका मतलब जो आपके सामने ऑप्शन लिखा है वो ए एमएलए है, और बहुत सारे एमएलए हो सकते हैं बच्चों, आप कुछ भी अल्फा डालिए इसमें से जो भी बन के आएगा एमएलए आएगा। देखिए कैसे, मान लो आपने बोला सुधीर सर अल्फा की वैल्यू हम लेंगे 1/3, सपोज आपने मुझे बोला, अगर आप अल्फा की वैल्यू 1/3 लोगे तो थीटा हैट क्या बनेगा, xn/3 प्लस 2/3 x1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ये बनेगा। जरा थोड़ा सा एक बार इसको सॉल्व करना मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा, xn प्लस 2x1/3 प्लस यहां कितना आ जाएगा 1/6। तो कल को कोई अगर ये एग्जांपल दे दे, इज दिस एमएलए, आंसर है यस। तो आप कैसे जनरलाइज करोगे चीजों को, थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको मैं कर रहा हूं। सिंपल है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं है, और ना ही मैंने ऐसा कुछ आपको रॉकेट साइंस में आपको दे रहा हूं। चलिए खैर, वेरी इजी, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या कह रहा है, लेट 4.5 3.8 2.5 5.2 बी ए रैंडम सैंपल। एक रैंडम सैंपल आपको दे दिया गया है फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू कोमा 1, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन का मीन है वो म्यू है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस है वो 1 के बराबर है। इफ द पैरामीट्रिक स्पेस फॉर म्यू इज दिस वन, मतलब जो म्यू की वैल्यू है या तो वो -2 हो सकती है, या तो -1, या तो 1, या तो 2, देन द एमएलए ऑफ म्यू आप मुझे बताइए। तो मेरे बच्चों एमएलए में मैंने पिछली वीडियोस में भी आपने बताया है आपको, क्लास में तो चलिए मैं बताता ही हूं। एमएलए के केस में पैरामीट्रिक स्पेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से जैसे आप एमएलए निकालते हो, आपने एमएलए निकाला, ऑब्जर्व सैंपल आपको दिया हुआ है, लेकिन उस ऑब्जर्व सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू आपकी पैरामीट्रिक स्पेस में नहीं है तो वो एमएलए नहीं माना जाता। एमएलए नहीं माना जाता इसका मतलब ये नहीं है कि एमएलए एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये है कि ये एमएलए नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा एमएलए आप ढूंढिए, ये रूल होता है, ठीक। तो चलिए इस केस में अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से एमएलए की बात करें तो सबसे पहले तो डेंसिटी फंक्शन क्या होता है भाई, 1/√2 पाई e टू द पावर माइनस के 1/2 x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू 1 है, ठीक। सैंपल ले लिया, मान लो n ऑब्जर्वेशन का सैंपल है, एकदम बेसिकली लेके चल रहे हैं, मान लो ऑब्जर्व सैंपल है x1 x2 टू xn, तो लाइक्लीहुड फंक्शन किसके बराबर बनेगा, 1/√2 पाई टू द पावर n into e टू द पावर माइनस के 1/2 समीशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। लाइक्लीहुड बना, लॉग ले लीजिए इसका, तो log n किसके बराबर होगा,
माइनस के n log रूट 2 पाई माइनस के 1/2 समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। नाउ डेरिवेटिव अगर हम करें डेल्टा log n बाई डेल्टा म्यू, तो दिस इज 0 माइनस के 1/2 समीशन 2 टाइम्स एक्स आई माइनस म्यू इनटू माइनस के 1। ठीक है। जब आप इसको पुट इट इक्वल टू 0 करोगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो x बार आएगी। तो एक्चुअली दिस इज नॉट म्यू की वैल्यू, दिस इज म्यू हैट mle। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट x बार। और ये आपको पता भी है, इतना मुझे करने की जरूरत भी नहीं थी। नॉर्मल के केस में अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस अगर नोन है चाहे अननोन भी है, सैंपल मीन इज द mle ऑफ पॉपुलेशन, ये होता है। बट फिर भी पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा बता देता हूं, ये निकल के आएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जो आपको सैंपल दिया गया है 4.5, 3.8, 2.5 एंड 5.2, अगर आप इसका सैंपल मीन निकालें x बार तो कितना आएगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14 और दिस वन डिवाइडेड बाय 4 16 4 आएगा। ठीक है। x बार आ रहा है 4। अब x बार विच इज 4 कंफर्म mle हो जाता अगर वो पैरामीट्रिक स्पेस में होता। तो mle में ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात होती है बच्चों। जिसको भी आप mle कह रहे हैं, जिस पे भी आप लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, वो आपके पैरामीट्रिक स्पेस में होना मैंडेटरी है। अगर नहीं है अब तो क्या करेंगे? देखिए 2-3 बातें हैं। आपके पास ये तो mle नहीं है क्योंकि ये पैरामीट्रिक स्पेस में नहीं है। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा एक बार छोटा सा मेरा आप बात समझिए। एक्स बार किसको फॉलो करता है? नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन को। अगर आप एक्स बार का ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके से एक्स बार का ग्राफ बनेगा, जहां पर ये जो पॉइंट होगा वो म्यू के बराबर होगा। आपका जो mle है वो एक्स बार है, मतलब सैंपल का मीन जहां जाएगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आप ग्राफ देखें, मान लीजिए आपका सैंपल मीन इतना था, सपोज एक्स बार, और यहां पे आपको mle मिल रहा था, लेकिन यहां पे जो आपको mle मिल रहा था वो पॉइंट आपके पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो जिस पॉइंट पे आपको मिल रहा है mle, जैसे 4, लेकिन वो पॉइंट नहीं है, इसके नेबरहुड में, इसके क्लोजेस्ट जो भी पॉइंट होगा उस पे आपको mle कंफर्म मिलेगा। अब 4 के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है सैंपल के अंदर? 4.5, 3.8, 2.5 या दिस वन। अब सैंपल के पॉइंट से तो मतलब नहीं है, मतलब है पैरामीट्रिक स्पेस से। तो पैरामीट्रिक स्पेस क्या कहता है कि 4 तो आप ले नहीं सकते, जबकि एक्चुअली में तो mle की वैल्यू 4 आई है, लेकिन 4 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि पैरामीट्रिक स्पेस में नहीं है। फिर आप क्या ले सकते हो? 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो। बस मुझे इतना बताओ 4 के क्लोज इन चारों में से कौन सी वैल्यू है? 4 के क्लोज इन चारों में से कौन सी वैल्यू है? मेरे हिसाब से 2 इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ दिस 4। सो द mle किस पे आएगा? 4 पे आएगा, क्योंकि 4 ही आपके पास ऑप्शन है, बाकियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे बच्चों अगर आप और थोड़ा डीप में जाना चाहें तो मैं एक चीज आपको और समझाता हूं। देखिए मान लीजिए आपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया, आप थोड़ा गौर से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपका लाइक्लीहुड फंक्शन दिया है, आपको क्या करना है? L को मैक्सिमाइज करना है, जो रूल है आपका। इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपको L को मैक्सिमाइज करना है तो कंफर्म आपको इस चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। इस चीज को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। और अगर इस चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा आपको, तो मेरे बच्चों इस चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा आपको। समझ गए? और ये चीज कब मिनिमम होती है? जब म्यू की वैल्यू x बार के बराबर होती है। बट x बार आपके पास है नहीं, तो जो x बार के नियरेस्ट होगा दैट विल गिव अस द mle। तो mle इज 2 नाउ इन दिस केस। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं थी, मतलब फिर भी अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए कि क्यों मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टैटिस्टिकली कि x बार इज द mle, बट इसको कंसीडर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैथमेटिकली
ऑप्टिमा उसी पॉइंट को माना जाता है जो फंक्शन के डोमेन में होता है। तो यहां पे ऑप्टिमा 4 पे आ रहा था, 4 पे आ रहा था, लेकिन 4 आपके डोमेन में ही नहीं था, इसलिए 4 को हम ऑप्टिमा नहीं मानेंगे। उसके नियर बाई जो पॉइंट होता है वो ऑप्टिमा माना जाता है। चलिए खैर, होप सो आपको मेरे बच्चों समझ में आया होगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट 2.5 this be a random sample from the distribution with PDF this one। तो एक रैंडम वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 2 से बड़ी, पैरामीटर थीटा वो भी 2 से बड़ा है बच्चों, और उसका डेंसिटी फंक्शन आपके सामने लिखा है। क्या कर रहा है? क्रॉमर रॉय लोअर बाउंड बताइए फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लोग थीटा। ठीक है, तो क्रॉमर रॉय क्या है? क्रॉमर रॉय इनइक्वालिटी क्या है? क्रॉमर रॉय इनइक्वालिटी will give us the minimum possible value of the variance of any unbiased estimator of gamma theta, जो भी पैरामीटर ऑफ या फंक्शन ऑफ थीटा आपसे पूछा गया है। ठीक, बहुत सिंपल है, आपने शायद पढ़ा होगा, मेरे बच्चों को रॉकेट साइंस में ही है। तो अगर t अनबायस्ड एस्टिमेटर है, मान लीजिए किसका? लोग थीटा का। लोग थीटा इज व्हाट? फॉर ए सेकंड सपोज मान लीजिए गामा थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा। जनरल बात करते हैं, हो सकता है कल को लोग थीटा ना देके कुछ e टू द पावर थीटा दे दे, थीटा की क्यूब दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो जनरल एक बार बात करते हैं, अगर ऐसा है तो वो कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ t कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये मैंडेटरी है, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम आ जाए। गामा डैश थीटा यानी कि जो फंक्शन है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा स्क्वायर log L बाय डेल्टा थीटा स्क्वायर। मतलब जो क्रॉमर रॉय किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर का जो लोअर बाउंड देगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? गामा डैश थीटा का होल स्क्वायर। गामा थीटा मतलब जो जिसका आपको चाहिए उसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ log L का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियली डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए? मुझे बेसिकली ये चीज आपसे चाहिए जो उसने पूछा है। वेरी सिंपल बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे गामा थीटा किसके बराबर है? गामा थीटा बराबर है log थीटा के, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। गामा डैश थीटा आ जाएगा किसके बराबर? 1 अपॉन थीटा के बराबर। गामा डैश थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर पार्ट है वो मुझे मिल गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, अब क्या करना है मुझे? थोड़ा सा डिनोमिनेटर पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी फंक्शन लिखता हूं। डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर है? थीटा इंटू 2 टू दी पावर थीटा इंटू एक्स टू दी पावर माइनस थीटा प्लस 1। बच्चों डेंसिटी फंक्शन थोड़ा अच्छे से लिखा दो आप, ठीक है। अब अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो लाइक्लीहुड फंक्शन बना लेते हैं। L इज इक्वल टू थीटा टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n थीटा इंटू प्रोडक्ट ऑफ x i गोज फ्रॉम 1 टू n टू दी होल पावर माइनस के थीटा प्लस। ये सब चीजें बच्चों बहुत सिंपल है। ये अगर आप ISS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। टेक log बोथ ऑफ द साइड, तो क्या मिलेगा मुझे? log L इज इक्वल टू n टाइम्स log थीटा प्लस n थीटा log 2 माइनस थीटा प्लस 1 इंटू समीशन log ऑफ x। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल मैंने चीज आपके सामने लिखी है। अब हमें क्या करना है? इसका वन टाइम डेरिवेटिव करना है। तो डेल्टा log L बाई डेल्टा थीटा किसके बराबर बनेगा? n अपॉन थीटा प्लस n log 2 और यहां बनेगा माइनस के समीशन log ऑफ x r। आप चाहो तो चेक करके मेरे बच्चों देख सकते हो, ठीक। अब मुझे क्या करना है? पार्शियल इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा चलिए यहां से ले लेते हैं। चलिए इसी को कर देते हैं। तो अगर आप डबल डेरिवेटिव करोगे डेल्टा स्क्वायर log L बाई डेल्टा थीटा स्क्वायर, तो माइनस के n अपॉन थीटा स्क्वायर,
ये सब खत्म, क्योंकि इसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, ये इसके बराबर आ गया। अब अगर आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाए कि भैया माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा स्क्वायर log L बाई डेल्टा थीटा स्क्वायर निकाल दीजिए, तो ये कांस्टेंट है, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बाई थीटा स्क्वायर। ठीक, अब अपने काम पे आते हैं। वेरिएंस ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू था गामा डैश थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा स्क्वायर log L बाय डेल्टा थीटा स्क्वायर। अब सारी वैल्यू एक बार पुट कर दो। गामा डैश किसके बराबर आया था, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अपॉन थीटा स्क्वायर किसके बराबर बना, 1 अपॉन n। n क्या है, सैंपल साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 1/6। चेक करो मेरे बच्चों, कहीं है 1/6? यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इससे पहले वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, होप सो मैं समझा पाया हूँ आपसे को अच्छे से। कोई भी अगर फिर भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।